हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर यूपी बीएससी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि जितने भी साथी हमारे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप सभी को पता है कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास यहाँ पर रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड की जा रही है और ये रिकॉर्डिंग क्लासेस हाई क्वालिटी कंटेंट में आपको अवेलेबल की जा रही है और इसकी पीडीएफ फाइल डेफिनेटली आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर शेयर कर दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा बेटा सेकेंड रहेगा और आज के इस लेक्चर सेकेंड के अंदर हम बात करने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। जैसा कि जितने भी साथी हमारे उत्तर प्रदेश राज्य से बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर से जुड़े हुए हैं, इनका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर है, बीएससी फर्स्ट ईयर का पहला सेमेस्टर है, उन सभी के लिए ये क्लास यहाँ पर जूलॉजी की है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो जाएगा क्योंकि आज वन शॉट वीडियो के अंदर ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेडिंग पड़ी हुई बेटा, लिखने के लिए आ जाता है कभी कभी एग्जाम में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में स्पष्ट रूप से समझाइए। ठीक है, तो उसका डायग्राम और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको बताना पड़ेगा। तो देखते हैं बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कहती है, जिसको हम लोग कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। इसको हिंदी में आप क्या कहेंगे बेटा? कोशिका, कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली के बारे में हमको पढ़ना है। अब सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम और भी कई नामों से जानते हैं, तो पहले वो नाम देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट आपको यही लिखना है एग्जैक्ट कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा लेमा व यूनिट मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। तो पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा या यूनिट मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन व सेल मेम्ब्रेन नाम सबसे पहले किसने दिया है ना। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहां पर तैयार हो रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन व सेल मेम्ब्रेन नाम सबसे पहले नगेली और क्रैमर ने दिया था। किसने दिया था बेटा? नगेली और क्रैमर साहब ने सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम दिया था या सेल मेम्ब्रेन नाम दिया था। प्लाज्मा लेमा नाम सबसे पहले, भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन नाम दिया था नगेली और क्रैमर ने, तो प्लाज्मा लेमा नाम किसने दिया? तो प्लोवर ने दिया। तो प्लाज्मा लेमा नाम सबसे पहले प्लोवर ने दिया। ठीक है, और यूनिट मेम्ब्रेन नाम सर्वप्रथम रॉबर्टसन ने दिया। तो इसे यूनिट मेम्ब्रेन किसने कहा? तो रॉबर्टसन साहब ने कहा। ठीक है, हर एक पॉइंट को यहां पर हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। डिटेल क्लास आपकी ये रहेंगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम यहां पर कवर करते हुए चलेंगे और थ्योरेटिकल पोर्शन तो आपका कवर हो ही रहा है। इस वन शॉट वीडियो के अंदर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जो भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाएगा। अंत तक पूरी क्लास आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, और क्लास पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस हम अपलोड करने वाले हैं आपके इस चैनल के ऊपर। आगे देखिए बेटा, लिखा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट व एनिमल दोनों सेल में पाई जाती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट और एनिमल दोनों सेल में पाई जाती है, जो कि लिविंग होती है और इलास्टिक होती है और सेलेक्टिव परमिएबल होती है। मैंने क्या बताया? लिविंग मतलब ये जीवित होती है, इलास्टिक बोले तो लचीली, जैसे कि अगर आप कोई भी अपना बॉडी का पार्ट इस तरीके से खींचते हैं तो इस तरीके से खींच जाता है, छोड़ते हैं तो उसी शेप में आ जाता है, तो उसको बोलते हैं इलास्टिक। जैसे रबर को आप खींचें तो रबर अपने आप में ही उसी शेप में चली जाती है। और सेलेक्टिव परमिएबल कहने का मतलब होता है कि कुछ ही सब्सटेंस इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएंगे, जिनको यह मेम्ब्रेन क्रॉस करना चाहती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट एनिमल दोनों में पाई जाती है और ये लिविंग, इलास्टिक और सेलेक्टिव परमिएबल होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है यह मेम्ब्रेन सेल के इंटरनल एनवायरमेंट को, यानी कि सेल के अंदर वाला जो वातावरण है उसको आउटर एनवायरमेंट से सेपरेट करती है। ठीक है, तो इंटरनल एनवायरमेंट को आउटर एनवायरमेंट से, यानी कि जो आंतरिक सेल के अंदर का जो वातावरण है उसको जो हमारे सेल के बाहर एटमॉस्फेयर का जो वातावरण है उससे सेपरेट करने का काम करती है, अलग करती है। तथा इसके अलावा यह मेम्ब्रेन सेल में एंटर करने वाले माइक्रोमोलिक्यूल्स और आयंस पर भी कंट्रोल करके साइटोप्लाज्म व आउटर, ठीक है, साइटोप्लाज्म व आउटर एटमॉस्फेयर के बीच में आयन कंसंट्रेशन को भी मेंटेन करती है। तो ये केवल और केवल यही काम नहीं कर रही कि भैया कुछ ही सब्सटेंस को, ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स को अंदर पहुंचा रही, नहीं, ये माइक्रो मॉलिक्यूल आयंस पर भी कंट्रोल करती है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म व आउटर एटमॉस्फेयर, जो साइटोप्लाज्म और आउटर एटमॉस्फेयर है, इसके बीच में जो आयनिक कंसंट्रेशन है उसको भी मेंटेन करने का काम कौन करता है? हमारी सेल मेम्ब्रेन करती है। आगे देखिए बच्चों, लिखा हुआ है सन 1950 में, 1950 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई
तब जाकर के सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी आसानी से हो पाई। ठीक है, तो 1950 के आसपास हमने जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डेवलप कर लिया था, तब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को और भी डिटेल में अच्छे से समझ पाया। इस बात को याद रखिएगा। सबसे पहले मनुष्य की आरबीसी पर अरेंज मेम्ब्रेन के केमिकल नेचर की अध्ययन की गई। ठीक है, केमिकल नेचर का क्या किया गया, स्टडी किया गया, अध्ययन किया गया, तथा आरबीसी जिसको एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, इसकी मेम्ब्रेन 52% प्रोटीन की बनी होती है और 42% लिपिड की बनी होती है। ठीक है, तो ये आरबीसी सबसे पहले मनुष्य की आरबीसी के ऊपर जो मेम्ब्रेन पाई जा रही है, उस मेम्ब्रेन का केमिकल नेचर जब यहां पर अध्ययन किया गया तो पता चला कि इसकी आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है उसमें 52% 52% के आसपास प्रोटीन पाया जा रहा है और 42% के आसपास आप देख रहे हैं लिपिड पाया जा रहा है। एवं अलग अलग मेम्ब्रेन्स में यह परसेंटेज बदल भी सकती है। अब जाहिर सी बात है, आरबीसी को छोड़ दें, अगर आरबीसी के अलावा हम अपने बॉडी सेल की बात करें या लीवर सेल की बात करें, किडनी सेल की बात करें या अदर किसी ऑर्गेनिज्म के सेल की बात करें, तो उसमें हो सकता है कि परसेंटेज थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एक्यूरेट परसेंटेज ये नहीं है। आप सिर्फ याद रखिएगा जो एनसीईआरटी ने दिया है उसको ही हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मनुष्य की आरबीसी पर जो मेम्ब्रेन पाई जा रही है उसके मेम्ब्रेन के केमिकल कंपोजिशन को देखा गया और पता किया गया कि प्रोटीन इसमें 52% है और 42% के आसपास लिपिड पाई जा रही है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमारा या नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा बेटा, वो रहेगा कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन है वो किस तरीके का बना हुआ है। ठीक है, तो द कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस तरीके से आप हेडिंग डालिएगा, मतलब पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आपको इस तरीके से हेडिंग डालना पड़ेगा। लिखा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन मुख्यतः दो कंपोनेंट से निर्मित होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो कंपोनेंट से बनी होती है जिन्हें फास्फोलिपिड और प्रोटीन कहते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा जैसे प्रोटीन और फास्फोलिपिड, लिपिड और प्रोटीन तो है, प्रोटीन जो लिपिड जो है वो फास्फोलिपिड के फॉर्म में है, तो प्रोटीन और लिपिड तो पाया जा रहा है, लेकिन उसके अलावा भी आपको यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट भी देखने को मिल रहा है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, जो लगभग 1 से 2% तक ही होता है और ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये मुख्यतः ओलिगोसैकेराइड्स के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जा रहा है बेटा? ओलिगोसैकेराइड के रूप में पाया जा रहा है, मतलब 100 संख्या के आसपास, है ना? मतलब यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट जो कंपोज्ड है ग्लूकोज पार्टिकल से जो कंपोज्ड है वो करीबन 100 पार्टिकल्स के आसपास, 100 जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 100 मॉलिक्यूल्स तक जुड़ करके यहाँ पर ये इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड के फॉर्म में पाया जा रहा है। पॉलीसैकेराइड तो बहुत सारे हो जाएंगे, मेनी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड के रूप में पाए जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अरेंज कार्बोहाइड्रेट सेल से सेल को पहचानने यानी सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सहायता करता है, अर्थात अपनी व पराई सेल में डिफरेंशिएट इसी कंपोनेंट्स के द्वारा होता है। अब ये कैसे आप देखते हैं कि जो हमारा बॉडी के अंदर जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है किसी ऑर्गेनिज्म के या किसी ह्यूमन बींग्स में, आप देखते हैं हार्ट डोनेट कर देते, कहते हार्ट बाई एक्सचेंज को हार्ट दे दो हमें, तो हार्ट हमारे बॉडी के अंदर दिया जाएगा। या मान लीजिए किडनी हमने किसी को दी है अपनी, तो उसको सबसे पहले क्या किया जाता है? पहचान कराई जाती है ना? तो सेल अलग अलग है। अब ऐसा जैसे मान लीजिए जो हमारी लीवर की सेल है, उस लीवर की सेल को अगर आप किडनी की सेल में डालोगे तो क्या वो किडनी की सेल की तरह काम करना स्टार्ट कर देगी? नहीं, क्योंकि लीवर की सेल लीवर का फंक्शन कर रही है और किडनी की सेल किडनी का फंक्शन कर रही है, दोनों में ह्यूज डिफरेंस है। तो अपनी और पराई सेल में डिफरेंशिएट करना भी इसको आता है। इवन यहां तक कि हमारे लीवर की सेल को अगर किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग के लीवर की सेल में अगर डाला जाए तो भी वो रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि अपनी और पराई सेल में क्या करते हैं? डिफरेंस करते हैं, और ये डिफरेंस किसके कारण आता है? कार्बोहाइड्रेट के कारण आता है। ये बात याद रखोगे सभी लोग। चलो भाई आगे देखिए, कुछ एग्जांपल्स दिया गया है कि जैसे लीवर की सेल को किडनी में डाल दें तो किडनी की सेल लीवर की सेल को रिजेक्ट कर देगी, है ना? सिंपल सी बात है। इस प्रकार की प्रक्रिया ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में देखने को मिलती है। जैसे एक स्पीसीज का स्पर्म अपनी स्पीसीज के एग से ही फर्टिलाइज की क्रिया करता है। ठीक है, तो ये फर्टिलाइजेशन एग से स्पर्म फर्टिलाइज कर रहा है। ठीक है, एग से स्पर्म फर्टिलाइज कर रहा है, तो एक ही स्पीसीज का स्पर्म फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, जाकर के किसी जैसे मान लो ह्यूमन का स्पर्म ह्यूमन बींग्स के ही एग को फर्टिलाइज करेगा, ह्यूमन का स्पर्म डॉग के एग को फर्टिलाइज नहीं करेगा।
बफेलो को एग को फर्टिलाइज नहीं करेगा, ठीक है ना, उसी स्पीसीज के स्पर्म या एग आपस में फर्टिलाइज करेंगे जो सेम स्पीसीज के ही पाए जा रहे हैं, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना कैसी है ना, तो स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखते हैं। अभी जो स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना भैया, यहीं पे खेल होता है और यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। ये 3 तरीके बताए गए हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में, ठीक है। एक तो डैनियली और डेफसन मॉडल दिया गया है जिसको सैंडविच मॉडल के नाम से जानते हैं। दूसरा रॉबर्टसन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया गया है जिसको या कॉन्सेप्ट कहते हैं। और एक तीसरा है सिंगर एंड निकलसन मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से जानता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि यही मॉडल अधिकतर पूछा जाता है और यही अच्छा मॉडल भी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। तो देखिए लिखा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए डिफरेंट टाइप के मॉडल को प्रपोज किया गया है, जिन्हें डैनियली डेफसन मॉडल, ठीक है, जिसको डैनियल डेफसन ने दिया, रॉबर्टसन मॉडल रॉबर्टसन ने दिया, सिंगर निकलसन मॉडल सिंगर और निकलसन ने मिलकर के दिया, है ना। नाम तो यहां पर आपको याद करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सैंडविच मॉडल के बारे में। डैनियली एंड डेफसन मॉडल जो यहां पर दिया गया है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो डैनियली और डेफसन जो मॉडल है इसको सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। सैंडविच मॉडल क्यों कह रहे हैं, जैसे यहां पर ये बताएंगे कि जैसे सैंडविच होता है ना, 2 ब्रेड ऊपर नीचे होती है और बीच में चीज वगैरह सब भरा होता है, उसी तरीके से यहां पर स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। कैसे, देखो भाई, इसे सबसे पहले 1935 में जेएफ डैनियली व ह्यूगो डेफसन ने मिलकर के इस थ्योरेटिकल मॉडल को प्रपोज किया था, ठीक है, जिन्होंने अपने इस मॉडल के अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को प्रपोज किया था तथा बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ट्राइलैमिलर स्ट्रक्चर या ट्राइलैमिलर मेम्ब्रेन होती है। मैंने क्या बताया, ट्राइलैमिलर मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन नीचे और ऊपर पाई जा रही है और एक बीच में मेम्ब्रेन पाई जा रही है, बिल्कुल बिल्कुल सैंडविच की तरह। जैसे सैंडविच होता है ना, ब्रेड ऊपर नीचे लगी होती है और बीच में सब भरा होता है चीज वगैरह, अर्थात इसमें 2 लेयर प्रोटीन मेम्ब्रेन की पाई जाती है जो बाहर की ओर होती है एवं फास्फोलिपिड की बाई मॉलिक्यूलर लेयर भीतर की ओर अरेंज रहती है। यहां पर कैसे बता रहे हैं कि भाई 2 लेयर, जैसे एक प्रोटीन लेयर ये पाया जा रहा है, एक प्रोटीन लेयर ये पाया जा रहा है और बीच में इस तरीके से फास्फोलिपिड का, इसका बेटा फास्फोलिपिड का इस तरीके से लेयर प्रेजेंट है, फास्फोलिपिड का लेयर पाया जा रहा है। तो बाई लेयर्ड फॉर्म में फास्फोलिपिड पाया जा रहा है। तो एक तो ये एक लेयर कैसे हो गई, ये फास्फोलिपिड का बाई लेयर्ड हो गया, ये प्रोटीन लेयर हो गया, ये प्रोटीन लेयर हो गया, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है फास्फोलिपिड लेयर एम्फीफैटिक मॉलिक्यूल होता है। फास्फोलिपिड लेयर कैसा होता है बेटा, एम्फीफैटिक मॉलिक्यूल होता है, अर्थात इसके 2 भाग होते हैं। फास्फोलिपिड का जो नेचर होता है वो 2 टाइप का होता है। एक तो हाइड्रोफिलिक हेड होता है, ठीक है। एम्फीफैटिक मॉलिक्यूल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है जिसको जल स्नेही शीर्ष या पोलर हेड, ध्रुवीय शीर्ष के नाम से जाना जाता है। भाई फास्फोलिपिड को अगर आप देखें तो फास्फोलिपिड में एक जो रीजन होता है ये वाला, ये हेड कहलाता है, और दूसरा जो रीजन है ये वाला, इसको हम लोग टेल कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं बेटा, टेल रीजन कह सकते हैं, पुच्छ वाला रीजन कह सकते हैं। तो हेड वाला रीजन जो होता है वो हमेशा पानी की तरफ रहता है और टेल वाला रीजन हमेशा पानी के विरोध में रहता है, उसके अपोजिट रहता है। तो जो अपोजिट रहता है उसको हाइड्रोफोबिक कहते हैं। तो हाइड्रोफोबिक टेल हो गया, जल विरागी पूंछ या नॉन पोलर टेल, अध्रुवीय पूंछ कहते हैं इसको, ठीक है। तो यहां पर अगर फास्फोलिपिड लेयर की बात करें तो उसमें 2 नेचर आपको 2 भाग देखने को मिलेंगे, एक तो हाइड्रोफिलिक और दूसरा हाइड्रोफोबिक। अब देखो कुछ यहां पर स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर को समझने से पहले हम देख लेते हैं हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफिलिक हेड की अगर हम बात करें, ठीक है, जल स्नेही शीर्ष की बात करें या पोलर हेड की बात करें, ध्रुवीय शीर्ष की बात करें, तो क्या होता है, देखो ये फास्फोलिपिड का वह भाग होता है जो वाटर की तरफ रहता है, ठीक है। अर्थात हाइड्रोफिलिक हेड प्रोटीन लेयर से हाइड्रोजन व आयन बॉन्ड्स के द्वारा अटैच रहता है, जिस कारण इसे जल स्नेही शीर्ष कहा जाता है, ठीक है, जिस कारण इसे जल स्नेही शीर्ष कहते हैं। दूसरा हमको क्या देखना है, हाइड्रोफोबिक टेल कैसी है, जिसको हम लोग जल विरागी या नॉन पोलर टेल यानी कि अध्रुवीय पूंछ के नाम से जानते हैं। तो ये भाग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बना होता है। किसका बना होता है बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बना होता है, जो उसे एक्वस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन देता है, जो इसे क्या करता है, एक्वस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन देता है। और ये एंड हाइड्रोफोबिक इसलिए कहलाता है क्योंकि यह एंड वाटर से दूर रहता है। यह एंड क्या रहता है बेटा, वाटर से दूर रहता है। जैसे घी को अगर आप पानी में डालते हैं
तो पानी के अंदर आप देखेंगे कुछ इस तरीके से ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। पानी के अंदर जैसे अगर आपने घी को पानी के अंदर डाला तो पानी में कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाता है और बीच में सॉलिड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। घी दूर से दिखाई पड़ता है, या तेल आप डालते हैं तो तेल भी ऐसे ही दिखाई पड़ता है। तो उसके पीछे का रीजन यही है कि उसके अंदर जो हाइड्रोफोबिक रीजन होता है वो अंदर की तरफ आ जाता है और जो हाइड्रोफिलिक रीजन होता है वो वाटर की तरफ चला जाता है। जैसे अगर आप देखें इस तरीके के स्ट्रक्चर में यहाँ पर हेड वाला रीजन पानी की तरफ हो जाएगा इस तरीके से, है ना, और टेल वाला रीजन भीतर की तरफ आ जाता है ऐसे अंदर की तरफ इस तरीके से, लाइक दिस। बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा माइक्रोस्कोप में जब आप देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं जिससे ये चारों तरफ से एक सर्कुलर या डॉट के रूप में दिखाई देता है। चलो हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो ये आउटसाइड द सेल है, सेल के बाहरी वाला भाग है आउटसाइड द सेल, और ये इनसाइड द सेल, सेल के अंदर वाला भाग, यानी साइटोप्लाज्म यहां भरा होगा। यहां क्या होगा बेटा, साइटोप्लाज्म होगा। और यहां पर क्या है, ये तो भैया एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर पाया जाता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर की तरफ और साइटोप्लाज्म की तरफ दोनों तरफ प्रोटीन लेयर पाई जाती है। दोनों तरफ क्या पाई जाती है बेटा, प्रोटीन लेयर इस तरीके से प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये जो प्रोटीन लेयर होती है बेटा ये 20 एंगस्ट्रॉम की होती है। तो ऊपर वाली 20 एंगस्ट्रॉम और अंदर वाली भी 20 एंगस्ट्रॉम की होती है। और इन दोनों 20 एंगस्ट्रॉम के बीच में, प्रोटीन लेयर के बीच में इस तरीके से बाई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या बाई मॉलिक्यूलर लेयर के रूप में फास्फोलिपिड प्रेजेंट होता है। तो यहां पर देख रहे हो ये स्ट्रक्चर ऐसे, ये वाला, ठीक है। ये टेल वाला रीजन अंदर की तरफ है और ये हेड वाला रीजन बाहर की तरफ है, लाइक दिस, ऐसे। ये देख रहे हो, दिख रहा है ना। तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा, ये है बाई मॉलिक्यूलर लेयर ऑफ फास्फोलिपिड, बाई मॉलिक्यूलर लेयर ऑफ फास्फोलिपिड, जिसमें बाहर की तरफ या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, आउटसाइड और इनसाइड दोनों तरफ अगर आप देखें तो ये हेड वाला रीजन होता है जिसको हाइड्रोफिलिक कहते हैं, और ये जो टेल वाला रीजन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोफोबिक कहते हैं। और इसका जो चौड़ाई होता है वो कितना होता है बेटा, 35 एंगस्ट्रॉम का होता है। तो कुल मिलाकर के अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लेंथ ब्रेथ की बात करेंगे तो 20 + 20 = 40 + 35 = 75 एंगस्ट्रॉम का माना जाता है। तो इस तरीके से बेटा ये डाटा निकल के आता है कि 75 एंगस्ट्रॉम की हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। मतलब 20 एंगस्ट्रॉम का प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल का बाइलेयर्ड होता है, और 35 एंगस्ट्रॉम का बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड होता है। लेयर एक ही है लेकिन बाइलेयर है, ठीक है। आगे बढ़े, अब हम बात करेंगे बेटा थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। जैसे कि देखिए पहला नोट पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, टेल रीजन एक दूसरे से वंडर वॉल फोर्स के द्वारा आपस में अटैच रहती है। तो यहां पर बेटा जब आप देख रहे हो ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, जैसे हेड वाला रीजन और ये हेड वाला रीजन और ये टेल वाला रीजन, ये टेल वाले रीजन जो होते हैं ये आपस में जो जुड़ रहे हैं, ठीक है। ये वंडर वॉल फोर्स के द्वारा क्या होते हैं बेटा, वंडर वॉल फोर्स के द्वारा क्या होते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो टोटल थिकनेस होती है, प्लाज्मा, पीएम का मतलब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्राइम मिनिस्टर नहीं, इसकी टोटल थिकनेस कितनी होती है, 75 एंगस्ट्रॉम होती है। अर्थात एक एंगस्ट्रॉम को अगर आप देखें तो इसमें 0.000000 1 2 3 4 5 6 7 टाइम 0 और 1 मिलीमीटर का होता है। तो एक एंगस्ट्रॉम 7 टाइम 0.7 टाइम 01 का होता है, ठीक है, 0.7 टाइम 01 का होता है। तो 7 बार 0 लिख करके 1 बना देना, उसके आगे लिख देना, ये एक एंगस्ट्रॉम का डाटा हो गया, ठीक है। एक नोट पॉइंट देके लिखा हुआ है, इस मॉडल को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि इस मॉडल में जो प्रोटीन का अरेंजमेंट बताया गया है वैसा अरेंजमेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में नहीं देखने को मिलता है। तो इस मॉडल पे भरोसा में नहीं करना है। जब भरोसा नहीं करना है तो पढ़ना क्यों है सर? अरे यार दिया है तो पढ़ोगे ना, सबसे पहले बताया। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बेचारे एक तो डैनियल जेप्सन ने बताया भी, ऊपर से आप उनको पढ़ भी नहीं रहे, है ना। अब यही अगर ना बताते तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और डिटेल में कैसे पढ़ पाते, तो इसलिए इनको पढ़ना है। अब इसके बाद में दो और आते हैं साइंटिस्ट जिनका नाम है रॉबर्टसन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। रॉबर्टसन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या कहता है, ये बिल्कुल डैनियल और डेप्सन मॉडल की तरह है। तो रॉबर्टसन ने इस मॉडल को 1959 में दिया, ठीक है, 1959 में दिया। और रॉबर्टसन भी इस बात को मानते थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्राई लैमिलर स्ट्रक्चर होती है, अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो प्रोटीन लेयर व एक फास्फोलिपिड की बायोमोलिकुलर लेयर से मिलकर के बनी है, ठीक है।
रॉबर्टसन के अकॉर्डिंग सभी सदस्यों के सेल में पाई जाने वाली जो स्ट्रक्चर और फंक्शन होती है वो सिमिलर होती है, बस इतनी सी बात उन्होंने बताई, इसलिए इनको यहां पर पढ़ना पड़ रहा है। एक नोट पॉइंट, इन दोनों मॉडल को स्वीकार नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये प्रोटीन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सही अरेंजमेंट को नहीं बता पाए। ये दोनों ही, चाहे हम रॉबर्टसन की बात करें और चाहे हम डैनियल और डेप्सन मॉडल की बात करें, ठीक है? तो डैनियल डेप्सन मॉडल और रॉबर्टसन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल फेल हुआ। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही प्रोटीन के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन का अरेंजमेंट है वो सही तरीके से नहीं बता पाए, पहली बात। दूसरी बात, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सेलेक्टिव परमिबिलिटी को भी नहीं समझा पाए। भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिबल है, उसकी जो है ना बात को भी ये नहीं बता पाए। तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इलास्टिसिटी को सही रूप से समझा नहीं पाए। भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इलास्टिसिटी होती है ना, वो नहीं बता पाए। तो 3 कारण थे जिसकी वजह से ये दोनों मॉडल हमको फेल करने पड़े। मतलब हमने नहीं, साइंटिस्टों ने ही फेल कर दिए। अब इसके बाद में जो मॉडल आता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। ये इतना इंपॉर्टेंट मॉडल है कि एग्जाम में भी इसके ऊपर ही पूछा जाता है, ठीक है? जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगर एंड निकल्सन मॉडल, या इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से जाना जाता है। किस मॉडल से जानते हैं बेटा? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। थोड़ा-सा कंसंट्रेट होकर के इसको सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा और नोट्स बेटा प्रॉपर वे में बनाते चलिए। देखिए लिखा हुआ है, इस मॉडल को सिंगर एंड निकल्सन ने 1972 में प्रपोज किया था, ठीक है? तथा इस मॉडल के अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझना आसान है, ठीक है? सिंगर और निकल्सन ने जो मॉडल दिया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इससे हम बहुत आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, ठीक है? इस मॉडल के अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेमी फ्लूइड या क्वासी फ्लूइड, जिसको अर्ध तरल के नाम से जानते हैं, होती है एवं इस फ्लूइड में प्रोटीन मोज़ेक कॉन्सेप्ट में पाए जाते हैं। समझिए क्या कह रहा है? इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है बेटा? एक सेमी फ्लूइड या क्वासी फ्लूइड, अर्ध तरल, एक अर्ध तरल भाग है। कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें प्रोटीन जो है ना वो मोज़ेक के फॉर्म में पाए जा रहे हैं। आप इसको ऐसे भी समझें, जैसे एक हलवाई की दुकान पे आप जाते हैं, तो गुलाब जामुन खरीदने जाते हैं, तो गुलाब जामुन कढ़ाई में पड़े होते हैं। तो गुलाब जामुन जो हैं वो प्रोटीन मान लो, और जो कढ़ाई में जो रसा है, या जिसको हम रसार कह रहे हैं, जिसमें गुलाब जामुन को डुबोया जाता है, वो क्या है बेटा? प्रोटीन है। सॉरी, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको क्या देखने को मिल रहा है? प्रोटीन के फॉर्म देखने को मिल रहे हैं, और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक्चुअल में लिपिड है। तो लिपिड में प्रोटीन तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा देखो लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इस फ्लूइड में प्रोटीन मूव करते हैं तथा प्रोटीन की मूवेबिलिटी फ्लूइडिटी पर डिपेंड करती है। तो प्रोटीन यहां पर क्या कर रहा है बेटा? मूव भी कर रहा है। और जो प्रोटीन की मूवेबिलिटी होती है ना, ये जो घूमने की जो फ्लूइडिटी है या मोबिलिटी है, ये डिपेंड करती है किस पर? फ्लूइडिटी पर, कि फ्लूइडिटी कैसा है उस पर डिपेंड कर रहा है। तथा इस फ्लूइडिटी को फॉस्फोलिपिड के द्वारा प्रदान किया जाता है। और ये जो फ्लूइडिटी आती है, ये जो फ्लूइडिटी आती है, ये किसके कारण आती है बेटा? फॉस्फोलिपिड के कारण आती है। तो ऐसा लगेगा कि फॉस्फोलिपिड में प्रोटीन तैर रहे हैं। आप गुलाब जामुन को देखेंगे जाकर के, जहां से वो निकाल के देता है चाशनी से, कढ़ाई से निकाल के देता है, तो वो कढ़ाई में जो चाशनी होती है उसको हम फॉस्फोलिपिड मानते हैं, और फॉस्फोलिपिड में पड़े हुए हैं कौन? गुलाब जामुन। अब मुंह में पानी आ रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। आगे देखिए लिखा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है कि इस फ्लूइड में प्रोटीन बर्फीले द्वीपों के समान तैरते रहते हैं, जिन्हें फॉस्फोलिपिड के समुद्र में प्रोटीन रूपी बर्फीले द्वीप, हाँ, कहा जाता है। मतलब प्रोटीन आइसबर्ग इन अ सी ऑफ फॉस्फोलिपिड, है ना? एक फॉस्फोलिपिड का समुद्र है जिसमें प्रोटीन आइसबर्ग की तरह तैर रहे हैं, है ना? बर्फ के टुकड़ों की तरह तैर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। और इस मॉडल को देखिए लिखा भी हुआ है, इस मॉडल को गुलाब जामुन प्रोटीन मॉडल भी कहा जाता है। क्यों? अर्थात इस फ्लूइड मोज़ेक कॉन्सेप्ट के फॉस्फोलिपिड में प्रोटीन का मूवमेंट लेटरल फॉर्म में, मतलब पार्श्व रूपी में होता है। तो प्रोटीन का मूवमेंट कैसा हो रहा है बेटा? लेटरल फॉर्म में हो रहा है, ऐसे, ठीक है? फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, लेटरली मूव कर रहे हैं, ठीक है? प्रोटीन में फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं होता। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट मतलब यहां से प्रोटीन यहां नहीं, यहां से प्रोटीन यहां नहीं, इस तरीके का मूवमेंट नहीं होता। यहां पर कैसा होता है? इस तरीके का मूवमेंट होता है। अर्थात प्रोटीन एक फॉस्फोलिपिड लेयर से दूसरे फॉस्फोलिपिड लेयर में मूव नहीं करती, याद रखिएगा। तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है? अब हम सबसे पहले बात करेंगे फॉस्फोलिपिड या फॉस्फोग्लिसराइड की। तो फॉस्फोलिपिड क्या होते हैं यहां पर?
तो देखिए लिखा हुआ है, अध्ययन के बाद ये पता चला कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है जो एक सरफेस के रूप में अरेंज रहती है। तो सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है भैया? लिपिड की बनी है, और इस लिपिड को हम फास्फोलिपिड के रूप में जान रहे हैं, और ये एक सरफेस के रूप में, एक सतह के रूप में पाई जा रही है। लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर अरेंज होते हैं। लिपिड क्या होते हैं बेटा? मेम्ब्रेन के अंदर अरेंज होते हैं, जिनका पोलर हेड रीजन आउटसाइड की ओर और नॉन पोलर टेल रीजन इनसाइड, अंदर की ओर, इनर साइड की ओर पाया जाता है। तो अब यहां पर देखेंगे इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। हेड वाला रीजन ऐसे ऊपर की तरफ पाया जा रहा है और ये वाला नीचे, और इसी में प्रोटीन इस तरीके से एम्बेडेड फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, तैरती हुई देखने को मिलेगी, अब आगे स्ट्रक्चर में देखेंगे। इससे यह सिद्ध होता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बनी हुई पोलर टेल एक्वस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये किसको प्रोवाइड कर रही है बेटा? एक्वस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को प्रोवाइड कर रही है। आगे देखिए लिखा हुआ है, सेल मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले लिपिड कंपोनेंट्स फास्फोग्लिसराइड मतलब फास्फोलिपिड के बने होते हैं। किसके बने होते हैं बेटा? फास्फोग्लिसराइड या फास्फोलिपिड के बने होते हैं। ये फास्फोलिपिड की सेल मेम्ब्रेन का मेन कंपोनेंट माना जाता है। ठीक है, तो फास्फोलिपिड की सेल मेम्ब्रेन का मेन कंपोनेंट, फास्फोलिपिड को करो, फास्फोलिपिड को सेल मेम्ब्रेन का मेन कंपोनेंट क्या बेटा माना जाता है, क्योंकि यह मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल ढांचा होता है, स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ढांचा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन, फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी को प्रोवाइड करता है। सेल मेम्ब्रेन को क्या कर रहा है? फ्लूइडिटी को प्रोवाइड करता है, क्योंकि फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स मुख्य रूप से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बने होते हैं। ये किसके बने होते हैं बेटा? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बने होते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। कौन? फास्फोलिपिड। और फास्फोलिपिड की फ्लूइडिटी कई सारे कार्यों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे काम होते हैं जब फास्फोलिपिड में फ्लूइडिटी अगर पाई जाती है। जैसे पहला पॉइंट देखो यहां पर लिखा है, ये इंट्रासेलुलर जंक्शन फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इंट्रासेलुलर जंक्शन बोले तो दो सेल यहां पर पाई जा रही हैं, और इन दोनों सेल्स के बीच में ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्पेस है, इसको इंट्रासेलुलर बोलते हैं। और इंट्रासेलुलर स्पेस के बीच में एक जंक्शन पाया जाता है, उस जंक्शन में ये पाई जा रही है। ठीक है, तो इसमें ये बहुत बड़ा रोल अदा करती है। सेल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती है, सेल डिवाइड करेगी तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होती है। सेक्रीशन में मदद करने के इंपॉर्टेंट होती है ना। सेक्रीशन, बॉडी से स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है, तो उसमें भी ये मदद करती है। कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल डिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सेल डिवीजन के लिए भी क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। एंडोसाइटोसिस आदि प्रक्रियाओं के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। एंडोसाइटोसिस हो रहा है, एक्सोसाइटोसिस हो रहा है, इसकी प्रक्रियाओं के लिए भी होता है। और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कोलेस्ट्रॉल भी पाए जाते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल भी पाया जा रहा है, जो सेल मेम्ब्रेन को मुख्य रूप से स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। किसको प्रोवाइड कर रहा है? सेल के स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी को प्रोवाइड कर रहा है। और प्रोकैरियोट सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इसमें हप्नॉइड यानी कि पेंटासाइक्लिक एस्टेरॉल स्टेबिलिटी देने का कार्य करते हैं। इसमें जो प्रेजेंट है वो कोलेस्ट्रॉल की जगह पर क्या है? पेंटासाइक्लिक एस्टेरॉल प्रेजेंट है, जो स्टेबिलिटी दे रहा है। अब फास्फोलिपिड के बाद में दूसरा स्ट्रक्चर हमारा प्रोटीन है। प्रोटीन क्या कर रहा है? देखो, सेल मेम्ब्रेन में पाई जाने वाली प्रोटीन को अलग करने की सुविधा के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन पाई जा रही है, या फास्फोलिपिड में जो प्रोटीन एम्बेडेड फॉर्म में या प्रोटीन प्रेजेंट है, उसको हमने अपनी अध्ययन की सुविधा के लिए दो भागों में बांट दिया। एक तो पेरिफेरल, जिसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कह रहे हैं, और दूसरी इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन कह रहे हैं। ये दो प्रकार की प्रोटीन यहां पर आपको देखने को मिल रही है। हम बात कर रहे हैं पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के बारे में। तो पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या होती है? तो इस प्रकार की जो प्रोटीन होती है वो लिपिड लेयर की दोनों सतह पर पाई जाती है। दोनों सतह पर, आउटसाइड द मेम्ब्रेन, इनसाइड द मेम्ब्रेन, दोनों सतह पर आपको देखने को मिलेगी। और इन्हें सिंपल फॉर्म में अलग किया जा सकता है, इन्हें आसानी से आप अलग कर सकते हैं। और स्पेक्ट्रीन एक हेलिकल एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है। स्पेक्ट्रीन ये क्या है बेटा? एक प्रोटीन है जो कैसी है? हेलिकल एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। हेलिकल एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, हेलिकल फॉर्म में ये प्रेजेंट इस तरीके से हेलिकल एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है, जो मेम्ब्रेन की साइटोसोलिक सरफेस पर प्रेजेंट रहती है। जो मेम्ब्रेन की कहां पर पाई जा रही बेटा?
साइटोसोलिक सरफेस पर पाई जा रही है और ये प्रोटीन इंट्रिंसिक प्रोटीन से अटैच रहती है। और ये प्रोटीन किससे अटैच रहती है बेटा? इंट्रिंसिक प्रोटीन से अटैच रहती है। तो स्पेक्ट्रिन प्रोटीन भी यहाँ पर प्रेजेंट है। स्पेक्ट्रिन प्रोटीन को साइटोस्केलेटन का भाग माना जाता है। भाई कोशिका का जो ढांचा है, स्केलेटन है, उसको स्पेक्ट्रिन प्रोटीन को उसका भाग माना जा रहा है। ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लगभग 30 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कितने टाइप के एंजाइम पाए जा रहे हैं बेटा? 30 टाइप ऑफ एंजाइम्स यहां पर प्रेजेंट हैं, जिनमें एटीपीएज मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जो एटीपीएज मतलब जो एटीपी का फॉर्मेशन कराएगा, तथा यह एंजाइम मेम्ब्रेन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सहायता करते हैं। ये एंजाइम जो होते हैं मेम्ब्रेन में क्या करते हैं बेटा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सहायता करते हुए दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी इंट्रिंसिक प्रोटीन के बारे में या इंटीग्रल प्रोटीन के बारे में। इंट्रिंसिक प्रोटीन कहो या इंटीग्रल प्रोटीन कहो, इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन, देखिए लिखा हुआ है ये प्रोटीन मेम्ब्रेन के भीतर पार्शियली या कंप्लीटली एम्बेडेड रहती। पार्शियली मतलब थोड़ा सा धसी हुई होगी, या कंप्लीटली फॉर्म में एम्बेडेड रहती। जैसे यहां पर ये आप देख रहे हो, ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन पाई जा रही है। इंटीग्रल प्रोटीन जो पूरी ऊपर भी आप देख रहे हो, नीचे भी आप देख रहे हो, ऊपर भी देख रहे हो, नीचे भी देख रहे हो, या पार्शियली थोड़ा सा अंदर की तरफ ये धसी हुई देखने को मिलती हैं। तथा इन प्रोटीन को आसानी से सेपरेट नहीं किया जा सकता, इन्हें आप आसानी से अलग नहीं कर सकते। और कुछ प्रोटीन मेम्ब्रेन के आर पार भी पाए जाते हैं, जिन्हें टनल प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? ये मेम्ब्रेन के आर पार पाए जा रहे हैं, जिन्हें हम लोग टनल प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर आप देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये रेड कलर का जो ऊपर बना है और रेड कलर का नीचे बना है, ये तो बेटा फॉस्फोलिपिड है। अभी हमने डैनियली डेप्सन मॉडल में देखा था कि प्रोटीन बाहर की तरफ पाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फॉस्फोलिपिड एक्चुअल में क्या होता है? आउटसाइड और इनसाइड की तरफ होता है। और इन फॉस्फोलिपिड में, ये फॉस्फोलिपिड की जो बाई लेयर पाई जा रही है, ये एक्चुअल में क्या बेटा? ये फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है। देखो ये लिखा हुआ है, दिस इज द फॉस्फोलिपिड, है ना? फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, जो ऊपर और नीचे, आउटसाइड द सेल और इनसाइड द सेल प्रेजेंट है। बराबर। अब इस फॉस्फोलिपिड में, फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर में आप देखेंगे कि कुछ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन प्रेजेंट है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहने का मतलब क्या होता है? जो बाहर की तरफ प्रोटीन पाई जा रही है। जैसे ये वाली जो प्रोटीन आप देख रहे हो ना, ये वाली, ये दिस इज द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये सब क्या है बेटा? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन पाई जा रही है। ठीक है। इनको क्या कह रहे हैं? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जो हल्की सी अंदर की तरफ है और बहुत ज्यादा सेल के अंदर नहीं आया है। या हम क्या कहेंगे? पेरिफेरल प्रोटीन, लाइक इस तरीके से। ये देख रहे हो, ये वाली प्रोटीन। तो एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल मेम्ब्रेन या प्रोटीन ये पाई जा रही। पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो ऊपर ऊपर की तरफ पाई जा रही है, जिसको आप आसानी से हटा सकते हैं। और इसी के ऊपर आप देख रहे हैं ग्लाइकोप्रोटीन भी पाया जा रहा है। क्या प्रेजेंट है बेटा? ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन विद कार्बोहाइड्रेट अटैच। प्रोटीन विद कार्बोहाइड्रेट अटैच, ऐसी प्रोटीन जिसमें कार्बोहाइड्रेट अटैच रहता है, क्योंकि 1 से 2% तक यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपने देखा है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जा रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन दोनों को मिलाकर के हम लोग क्या कहेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। ठीक है। और यहां पर कुछ डायरेक्ट भी कार्बोहाइड्रेट जुड़ा रहता है, किससे? लिपिड से। तो ग्लाइकोलिपिड भी आपको देखने को मिल रहा है। लिपिड विद कार्बोहाइड्रेट अटैच, मतलब ये लिपिड से कार्बोहाइड्रेट अटैच है तो ग्लाइकोलिपिड हो गया, और प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट अटैच है तो ग्लाइकोप्रोटीन हो गया। बराबर। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि कुछ पेरिफेरल प्रोटीन पाई जा रही है, और कुछ इंटीग्रल बोले तो इस तरीके से पूरी की पूरी बाई लेयर्ड दोनों फॉर्म में आप देख रहे हो, नीचे और ऊपर, है ना, अंदर बाहर दोनों तरफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन पाई जा रही है कि नहीं? और जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, अगर आप इसको कट करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है, एक पोर पाया जा रहा है। इसको प्रोटीन चैनल कहते हैं। और इन्हीं प्रोटीन चैनल से सेल के अंदर कुछ सब्सटेंस आ सकता है और सेल के बाहर कुछ सब्सटेंस चला जाता है। अच्छा, कुछ सर्कुलर प्रोटीन भी यहां पर प्रेजेंट होती, लाइक दिस, इस तरीके से सर्कुलर प्रोटीन भी पाई जा रही है। ठीक है। और यहां पर आप देखो, मैंने क्या बताया? यूकैरियोटिक के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल पाया जा रहा है, ये येलो कलर का क्या पाया जा रहा है बेटा? कोलेस्ट्रॉल पाया जा रहा है, जो कि क्या कर रहा है? ये सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन को क्या कर रहा है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। और यहां पर अंदर की तरफ आप देख रहे हैं साइटोस्केलेटन फिलामेंट पाया जा रहा है।
साइटोस्केलेटन फिलामेंट इनसाइड द सेल होता है और ये आउटसाइड द सेल है, दैट मीन्स ये सेल का बाहरी भाग है, ये कोशिका का बाहरी भाग और ये कोशिका का आंतरिक भाग अंदर की तरफ। तो ये स्ट्रक्चर हमारा हो गया क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। आई होप बेटा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में, आ गया। अच्छा, अगर ये आ गया है आपको तो थोड़ा सा हम और आगे एक टॉपिक आपको पढ़ा दें इसी में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्य के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है भाई, कार्य क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो सबसे पहला फंक्शन यहां पर देखो बेटा लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट कराना। क्या ट्रांसपोर्ट कराना, किसी भी सब्सटेंस को, है ना। जैसे ग्लूकोज पार्टिकल हम खाते पीते हैं तो ग्लूकोज बनता है, वो ग्लूकोज हमारे बॉडी के अंदर जाता है ना, ब्लड से हमारे सेल में पहुंचाया जाता है। तो सेल में डेफिनेटली क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा, तो इन सब्सटेंसेस को सेल के अंदर पहुंचाना। और सेल के अंदर जब ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी तो कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी बनेंगे, उन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को सेल के बाहर भी निकाला जाता है, तो उन सब्सटेंस को सेल के बाहर निकालना। तो ट्रांसपोर्ट में बहुत बहुत बड़ा रोल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और ट्रांसपोर्ट दो तरीके का हो सकता है, एक होता है बेटा पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पहले हम पैसिव ट्रांसपोर्ट देख लेते हैं क्या कहता है। ठीक है, लिखा हुआ है इस प्रकार का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ साथ होता है, अर्थात इस प्रकार का ट्रांसपोर्ट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होता है तथा इस प्रकार के ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। जैसे हम डिफ्यूजन की बात करें, ठीक है, डिफ्यूजन आप देख रहे हैं, है ना, ऑस्मोसिस की बात करें, डिफ्यूजन की बात करें, तो इनमें क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ में मॉलिक्यूल ट्रांसमिट हो जाते हैं, ठीक है, चले जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, उसमें एनर्जी भी नहीं लगेगी जो ऑटोमेटिक जा रहा है। इसमें वाटर का भी ट्रांसपोर्ट हाई से लो की ओर होता है, ठीक है, जिस क्रिया को ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनका ट्रांसपोर्ट नॉन पोलर होता है, ठीक है, नॉन पोलर फॉस्फोलिपिड लेयर से नहीं हो पाता। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनका ट्रांसपोर्ट नॉन पोलर फॉस्फोलिपिड से नहीं हो पाता, लेकिन यह सेल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जो इनके ट्रांसपोर्ट के लिए कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। ये सेल के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये नॉन पोलर प्रोटीन से या नॉन पोलर मेम्ब्रेन से ट्रांसमिट हो ही नहीं पाते, ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं पाते हैं। तो इसके लिए यहां पर क्या पाया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन पाई जा रही है। ठीक है, तो कैरियर प्रोटीन या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन पाई जाती है। अच्छा, हम बात करते हैं सेकंड अपना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसका नाम है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, देखो लिखा हुआ है इस प्रकार का ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन के आर पार लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर होता है। मतलब कहीं पर कोई लो चीज है और फिर भी हमें, और यहां पर मान लो बहुत सारे, मान लो यहाँ 3 मॉलिक्यूल हैं, यहां पर 10-12 मॉलिक्यूल हैं, और हम ये इन मॉलिक्यूल्स को यहां से यहां पहुंचाएं, तो क्या हो जाएगा, लो से हाई की तरफ जा रहा है, तो जाहिर सी बात है यहां पर हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एनर्जी मतलब जबरदस्ती उठा के फेंकेंगे तभी तो जाएगा ना। तो यहां पर 3 है, यहां पर 10 मॉलिक्यूल हैं, तो 3 इधर मॉलिक्यूल, 10 इधर मॉलिक्यूल, ज्यादा इधर है, लेकिन फिर भी लो से हाई की तरफ हमको भेजना है। तो इस प्रकार का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो मेम्ब्रेन के आर पार लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर होता है, और इस प्रकार के ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिस कारण इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ये ट्रांसपोर्ट पंप के रूप में काम करता है। ये ट्रांसपोर्ट किस रूप में काम करता है बेटा, पंप के रूप में काम करता है, जैसे सोडियम और पोटेशियम आयन पंप, सोडियम आयन पोटेशियम आयन पंप की हम बात कर रहे हैं। एक तीसरा यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग एंडोसाइटोसिस कहते हैं, है ना। सेल के अंदर एंडोसाइटोसिस कैसे होता है, सेल के अंदर एंडोसाइटोसिस, एंडो मतलब होता है अंदर और साइटोसिस मतलब होता है सेल, सेल के अंदर क्या चीज जा रहा है। तो सेल के अंदर डिफरेंट टाइप के रिक्वायर्ड सब्सटेंस का आना एंडोसाइटोसिस कहलाता है। मतलब जो रिक्वायर्ड सब्सटेंस है इन्हीं को सेल के अंदर भेजा जाता है, उसी को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। और ये मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, एक तो पिनिकोसाइटोसिस होता है, दूसरा फेगोसाइटोसिस के रूप में होता है। एक क्या होता है जो सेल के अंदर आ रहा है, एंडोसाइटोसिस मतलब अंदर आना, एक्सोसाइटोसिस मतलब बाहर जाना। तो एंडोसाइटोसिस में आप देख रहे हैं क्या, एक तो पिनिकोसाइटोसिस है, पिनिकोसाइटोसिस है, तो पिनोसाइटोसिस में क्या होगा, सेल ड्रिंकिंग होगा। पिनोसाइटोसिस में क्या होगा, सॉरी, सेल ड्रिंकिंग होगा। और फैगोसाइटोसिस में सेल ईटिंग होगा। मतलब जब लिक्विड सब्सटेंस का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा वेसिकल्स व बैग के समान पिनोसोम्स के रूप में इंटेक करना पिनोसाइटोसिस कहलाता है। यानी हम क्या कर रहे हैं, किसी लिक्विड हम नहीं, बल्कि जो सेल है वो सेल क्या कर रहे हैं, लिक्विड सब्सटेंस को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा, जैसे मान लो यहां पर कुछ लिक्विड सब्सटेंस है,
यहाँ पर ये अमीबा है, ये अमीबा इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन से अपने अंदर चीज़ों को लेगी। तो पहले क्या करेगी, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएगी इसके चारों तरफ, है ना? और फिर ये अंदर आ जाएगा। इस तरीके से क्या होगा बेटा, ये अंदर आ जाएगा, ये लिक्विड सब्सटेंस अंदर आ जाएगा। तो लिक्विड सब्सटेंस जो यहाँ पर आया, ये क्या कहलाएगा बेटा, पिनोसोम कहलाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, पिनोसोम कहेंगे, क्योंकि इसमें लिक्विड सब्सटेंस आया है। तो वेसिकल्स या पिनोसोम्स के रूप में, या बैग लाइक स्ट्रक्चर जो बना है, इसको पिनोसोम्स कह रहे हैं। और इस रूप में जब सेल हमारी ईट करती है या ड्रिंक करती है या इनटेक ऑफ सब्सटेंस करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पिनोसाइटोसिस कहते हैं। दैट मीन सेल ड्रिंक कर रही है। और सेल ईटिंग कब कहेंगे, सेल ईटिंग तब कहेंगे जब सॉलिड सब्सटेंस को सेल क्या करती है, अपने अंदर लेती है। तो सॉलिड या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का मेम्ब्रेन के द्वारा फैगोसोम्स के रूप में, किस रूप में बेटा, फैगोसोम, वहां पर पिनोसोम बन रहे थे, यहां पर फैगोसोम्स बनेंगे, इस रूप में इंटेक करना फैगोसाइटोसिस कहलाता है। बहुत सिंपल है। अब एक स्ट्रक्चर और यहां पर हमको देखना है, एक्सोसाइटोसिस, सेल वॉमिटिंग इसको बोलते हैं, सेल वॉमिटिंग। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, एक्सो मींस होता है बाहर, साइटोसिस मींस सेल, सेल के बाहर हमने कोई चीज निकालनी है। तो सेल के द्वारा वेस्ट मटेरियल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की ओर निकालना एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब नेक्स्ट पॉइंट यहां पर देखिए क्या है, पहला पॉइंट हमारा क्या भाई, पहला यहां पर फंक्शन क्या था, पहला फंक्शन हमारा था यहां पर क्या, ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट को हमने एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में देखा, फिर हमने एंडोसाइटोसिस देखा, फिर एक्सोसाइटोसिस के फॉर्म में देख लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा यहां पर फंक्शन है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक प्रकार की सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, अर्थात यह मेम्ब्रेन स्पेसिफिक सेलेक्टेड सब्सटेंस को ही ट्रांसपोर्ट करती है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, सेल मेम्ब्रेन सेल को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है। सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही है, सेल को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो अमीबा सेल और ल्यूकोसाइट सेल, जिसको डब्ल्यूबीसी कहते हैं। तो डब्ल्यूबीसी और अमीबा सेल को अगर आप छोड़ दें तो सेल क्या कर रही है, हर एक स्ट्रक्चर, हर एक मतलब सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही है, हर एक सेल को एक डेफिनेट शेप को प्रोवाइड कर रही है, एक डेफिनेट शेप बना रही है। ठीक है। तो ये बात आप याद रखोगे। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में, ये जो सेकंड लेक्चर हमारा था, इस सेकंड लेक्चर में हमने पूरे के पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में देख लिया। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में देख लिया। तो स्ट्रक्चर, फंक्शन और जो जनरल पॉइंट्स हैं उनके बारे में हमने पूरा का पूरा आज के इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा होता है फिनिश। अब इसके आगे जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, उस नेक्स्ट लेक्चर में देखिए जो भी टॉपिक हमारा होगा उसको हम लेकर के आएंगे आप लोगों तक। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेक्चर समझ में आया है, और अगर नहीं आया है तो दोबारा से रिपीट करके एक बार फिर से देख लीजिए फास्ट ट्रैक के ऊपर, और आया है तो फिर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों से शेयर कीजिए, जिससे हम मोटिवेट हो पाएँ। और आपके शेयर करने से, आपके इस शेयर कर देने से जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं, जो हमारी बहनें ग्रामीण क्षेत्र में हैं, जो बाहर नहीं जाकर के पढ़ पा रही हैं, उन तक एक बढ़िया-सा अच्छा क्वालिटी कंटेंट मटेरियल जब बीएससी का पहुँचेगा, तो वो ईज़िली तरीके से पढ़ पाएँगी, समझ पाएँगे और आगे बढ़ पाएँगे। तो आई होप आप लोग ये मदद करेंगे हमारी इतनी, क्योंकि हम अगर आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप थोड़ा-सा इतनी ज़रूर कीजिए कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और उसके साथ-साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए साथियों। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।